हमारे एक कवि थे, दिवंगत हो गए, प्रदीप चौबे। दूरदर्शन का जमाना था, वो दूरदर्शन के कवि सम्मेलन में उनकी कविता आ गई और काफी लोकप्रिय हो गई। खुद ही ने बताया था उन्होंने मुझे एक किस्सा। तो बोले मैं ग्वालियर में रहता था, शनिवार के दिन कविता प्रसारित हुई, रविवार के दिन पुनर्प्रसारित हुई और मंगलवार के दिन, सोमवार को मैं सोता रहा, मंगलवार के दिन अपना एक कोई सूटकेस फट गया था, उसे सिलवाने के लिए मैं एक जगह चला गया। एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सूटकेस सही कर रहा था, मैं वहां बैठ गया स्कूटर पर। जो आए, मैं स्कूटर पर उसके व्यक्ति की तरफ मुंह करके खड़ा था, दुनिया देख रहा था, जो आए मुझे प्रणाम करे। तो मैंने सोचा कि मैं तो बहुत लोकप्रिय हूं, एक बार टीवी पे आने पे पूरा ग्वालियर प्रणाम कर रहा है। तो बोले आधा पौन घंटे तक ये चला। आधा घंटे बाद जब मैं वो बन गया सूटकेस में उतरा और पैसे देने के लिए मैंने जगत की ओर से पीठ की, दुनिया की ओर से पीठ की और जैसे ही इधर की तरफ देखा तो देखा उस पीपल के पेड़ के पीछे बजरंगबली की प्रतिमा रखी हुई है। मंगलवार के कारण सभी वहीं प्रणाम कर रहे हैं। तो रेखा जी और दत्ता जी की पंक्ति में यही अंतर है कि प्रणाम कहीं और हो रहा है, बजरंगबली कहीं और है। ये मुझे प्रणाम नहीं है, मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है। मैं जिनका गुणस्तवन कर रहा हूं, मैं जिस नाम पर चर्चा कर रहा हूं, उनका प्रभाव है, उनके प्रति लोग बाग चरणों में हैं, उनके प्रति लोग बाग उत्सुक हैं। वे राम जब चलते हैं अयोध्या से तो पृथ्वी का पूरा ओर छोर नापने के बाद बीच में किसी राजवंशी के पास नहीं गए हैं, किसी क्षत्रिय के पास नहीं गए हैं, किसी ब्राह्मण के पास नहीं गए हैं, कहे संतों के पास, ऋषियों के पास रुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी मैत्री जो हृदय से लगाने की होती है वो दलितों और वंचितों के साथ की है, केवट के साथ की है, निषाद के साथ की है। संजय भैया तो हमारे बड़े भैया, एक संजय हमारे और हैं उत्तर प्रदेश में, मंत्री हैं, निषाद हैं। वो अक्सर मुझसे मिलते हैं, हाथ मिलाते तो मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता, बाकी सबसे मिलाता हूं, उनसे नहीं मिलाता। वो कहते भैया हाथ क्यों नहीं मिलाते? तो मैं कहता हूं आप हमारे बॉस के दोस्त हैं, आप हमारे मालिक के दोस्त हैं, निषाद हैं, केवट के घर के हैं, आपकी राम जी से दोस्ती रही है, हम तो राम जी के सेवक हैं। नौकर की इतनी औकात कहां कि मालिक के दोस्तों से हाथ मिला ले, प्रणाम ही कर सकते हैं हम तो वे राम जब चले हैं तो वे केवट से मिले हैं। गुरु वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी जो सप्तऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जब दूर से भूमि प्रणाम किया निषाद ने तो मानस कहती है बरबस ऋषि भेंटा, हृदय से खींचकर मिलाया, कहा तुम राम के मित्र हो, मैं इसलिए तुम्हें मिलाता हूं। तो बिटिया ने अपनी किताब पर बोल दिया, उसके प्रति तो हमारा साधुवाद है ही, उसको बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि पहली किताब का जो खुशबू होती है वो पहली औलाद जैसी होती है। जितने भी लेखक हैं उन्हें पता है, जब किताब की पहली प्रति आती है तो बहुत दिन तक अपने बिस्तर के पास रख के सोता है। फिर हम जैसे लोग जिनकी 10-5 किताब आ जाती है वो इसी जुगाड़ में रहते हैं कि अदिति कितने पैसे देगी, चेक कितना देगी, रॉयल्टी कितना देगी। तो पहली किताब की जो इसके अंदर एक उत्साह है, जो इसके अंदर उजाला है, ईश्वर से उजाले को सूर्य करे, जिसकी आभा में पूरा विश्व चमके, भारतीय मनीषा चमके, भारत का ज्ञान आकर तक जाए। लेकिन मेरा निवेदन इतना ही है कि इस हॉल में बैठे हुए तमाम विद्वान व्यक्ति जो सामने बैठे, सब विद्वत पुरुष हैं, सब प्रोफेसर्स हैं, प्रकाशक हैं, बड़े लोग हैं, भारत की राजनीति का नियमन करने वाले लोग हैं, संत परंपरा के लोग हैं। हम इस बोध से बाहर आए कि हम हीन थे। अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। आह, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। हमारे पास ऐसे हजारों नायक हैं, ऐसी हजारों नायिकाएं हैं। हमारे पास उत्तर में लक्ष्मीबाई है और दक्षिण में चित्तूर की रानी चेन्नम्मा है। उत्तर में तुलसी है तो दक्षिण में सुब्रमण्यम स्वामी है। हमारे पास आगे से पीछे तक तिरुवल्लुर हैं। एक से एक बड़ी विभूति हैं जो विश्व के सम्मुख जाननी चाहिए। लेकिन प्रेमचंद को भारत का शेक्सपियर कहने की परंपरा वाले लोग, शेक्सपियर की इज्जत के साथ कहता हूं, मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा हूं, इंग्लिश में भी मैंने बहुत अच्छे अंक पाए थे विश्वविद्यालय टॉप करते समय, विश्वविद्यालय में प्रथम नंबर आते समय। लेकिन प्रेमचंद से गुजरते समय, तुलसी से गुजरते समय मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि शेक्सपियर को अंग्रेजों का प्रेमचंद कहा जा सकता है, लेकिन प्रेमचंद को हिंदुस्तान का शेक्सपियर नहीं कहा जा सकता, तुलसी को नहीं कहा जा सकता। ये कमतरी नहीं है, ये हजारों वर्षों की ऋषि परंपरा से निकले हुए ज्ञान के पोषण का वह फल है जो हम सबको मिला है। ये लेकिन संस्कृत में एक शब्द आता है, मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने कुछ ऐसी बात बोली हो जो इस परिसर में अलग सी लगी हो, क्योंकि इन्हीं बातों के लिए मैं जाना भी चाहता हूं। हमारा पूरा धर्म की व्याख्या, हमारी इतिहास इतिहास दृष्टि दुर्व्याख्या के विषय से मूर्छित है। यहां पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स बैठे होंगे, मेरे घर में भी एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं।
हमको पढ़ाया गया कि लोकतंत्र रोम से आया, जहां से आया उस जगह भी हम घूम के आए, टहलने के लिए गए, जब पैसा आ गया तो देख के आए कि क्या है। लेकिन आज से 1800 साल पहले एक कवि ने किताब लिखी, कविता की किताब यह थी कि भरतवंशियों के राजा दुष्यंत जो थे वो जंगल में गए थे, और जंगल में गए तो एक हिरण के पीछे भाग रहे थे। पंखा चलता है तो उसकी पंखुड़ियां नहीं चमकती। ये बात विज्ञान ने अभी बताई 150 साल पहले, लेकिन कालिदास ने पहले ही बताई कि जो हिरण भाग रहा था वो खरगोश में परिवर्तित हो गया, क्योंकि इसका पिछला भाग आगे के भाग में घुस गया, और जो तीर था वो उसके ऊपर जाकर स्थिर हो गया, क्योंकि समान वेग के साथ चले। कालिदास कहते हैं पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्वक आया, पिछला हिस्सा आगे के हिस्से में घुस गया। किस्सा यह है कि वो एक गुरुकुल में चला गया, यानी कि एक विश्वविद्यालय में चला गया। गुरुकुल विश्वविद्यालय, आचार्य होते हैं वहां। तो देखिए, अंदर जाने का प्रयास कर रहा है राजा, आप प्रतिनिधि हैं सत्ता की रेखा जी, गुरुकुल में जाने की कोशिश कर रहा है, विश्वविद्यालय में जा रहा है। तो वो कहता है, उसका कवि मित्र कहता है, ऋषि आश्रमोयम, यह ऋषि का आश्रम है, विनीत वेशे प्रवेष्टव्य, विनीत वेश के साथ प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं कि राजा का वेश विनीत नहीं है, पर राजा के वेश में राजसिकता क्या अहंकार है, राजसिकता की प्रभुसत्ता है, आधिपत्य है। तो सबसे पहले मुकुट उतारता है, गले की माला उतारता है, तीर उतार के रखता है, तलवार उतार के रखता है, पैर की चप्पल उतारता है और नंगे पांव विश्वविद्यालय में घुसता है। जहां कुलपति बनने के लिए, क्षमा करेंगे, जेब में सीवी लेकर विधायक जी के दरवाजे पे व्यक्ति घूमता हो, वहां उस गरिमा को वापस लाने का संकल्प कौन करेगा? वापस लाने का संकल्प अदिति करेगी, वापस लाने का संकल्प प्रोफेसर्स करेंगे, जिनके अंदर वो ऋषि व्यक्तित्वों की आभा गुजरेगी। और अंदर पहुंचने के बाद वो शादी करके, गर्भवती करके शकुंतला को चला आता है। रात के 3 बजे उस बच्ची को लेकर माता गौतमी जाती हैं राजा के यहां। किसके यहां गई हैं? इक्ष्वाकु वंश के सबसे बड़े राजा के यहां, भारत के महीपति के यहां, 3 बजे रात को, क्योंकि दूसरा प्रहर कहता है कालिदास। अब महत्वपूर्ण बात आ रही है जिसे कहकर विराम दूंगा। बाहर माता गौतमी खड़े हुए होमगार्ड से पूछती हैं, एनएसजी कमांडो से भी नहीं पूछती, होमगार्ड से कहती हैं, ये दुष्यंत का घर है? वो कहता हाँ, राजा का महल है। वो पूछती हैं, क्या मैं राजा से मिल सकती हूं इस बच्ची को लेकर? हमको सिखाया गया कि लोकतंत्र बाहर से आया। 1800 साल पहले कालिदास कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम में, अविश्रमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारः, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। आज के बाद विश्वविद्यालय में कोई पश्चिम की ओर मुंह करके सोने वाला कोई वाचाल ये कहता मिले कि लोकतंत्र बाहर से आया, तो उसे एक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रति भेंट करना और इस पंक्ति के नीचे एक लाइन चला देना और कहना, पहले इसे पढ़ ले, जब तुमने लोकतंत्र सोचा नहीं था तब लोकतंत्र विषय कालिदास 1800 साल पहले यहां कह रहा था। हमारे यहां जो है वही शोभनीय नहीं है, यह तो मैं मान सकता हूं, पर हमारे यहां जो था वही खराब था। हम ही सबसे खराब थे, हमारे यहां रूढ़ियां थी, हमारे यहां ऐसी प्रथा थी, हमने ये शोषण किया था, हमने ऐसा कर दिया था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। भारत बदल रहा है, विश्व उसकी ओर देख रहा है। एक दुर्घटना भारत की सीमाओं पर हुई है, हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन पूरे भारत में गुस्से के साथ एक भरोसा है कि ये नई व्यवस्था हमारे घावों के लिए मरहम लेकर आएगी। ये भरोसा पैदा हुआ है नए भारत में। अन्यथा हम 10-12 वर्षों से ये कहते रहते थे, मैंने स्वयं लिखा उस समय में, देश बनाए या फिर अपने बेटों की लाशें खोएं। इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। एक बात ये दिल्ली वाले आखिर किस दिन समझेंगे, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। ये हमारा भाष्य था।